दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई कागज के गांव की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। सोनपुर नाम का एक अनोखा गांव था। घर सबके कच्चे थे, लेकिन मन सबका पक्का। हमेशा वहाँ चहल पहल रहती थी। अधिकतर गांव के लोग शहर कमाने चले जाते थे और महीने में एक आध बार अपने गांव सोनपुर आते थे। गांव की महिलाएं कुछ न कुछ छोटे मोटे काम करके घर के खर्चे चलाया करती थी। कहाँ जा रही हो बेटी शिवानी? घर चली जाओ, तूफान आ रहा है और बारिश आने की भी संभावना है। आज मेरे पिताजी शहर से मेरे लिए मिट्टी की गुड़िया लाने वाले हैं। मैं वो गुड़िया मोहन चाचा आपको कभी नहीं दूंगी। लेकिन चलो, वो सीधा घर आ जाएंगे। तुम पहले अंदर चलो और पिताजी के न आने तक तुम अपनी माँ के साथ ही रहना। उस समय मूसलाधार बारिश का संकट था। पूरे गांव के लोग अपने अपने घरों में जाकर बारिश आकर चली जाने का इंतजार कर रहे थे। माँ, पापा कब तक आएंगे? मैं कब से उनका इंतजार कर रही हूँ। आ जाएंगे बेटा, बस तुम शांत हो जाओ और देखना, वो तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आएंगे। कुछ ही देर में बहुत जोरों की बारिश होनी शुरू हो जाती है। गांव पूरा डूबने वाला होता है। तब वहीं शिवानी के पिताजी गांव आ जाते हैं। अरे भाग्यवान, हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा, वरना हम यहीं फंस जाएंगे। क्योंकि मौसम विभाग से खबर आई है कि कई दिनों तक बारिश नहीं रुकने वाली। अगर हम यहाँ रहे तो हमारी दिक्कतें बहुत बढ़ जाएंगी। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हमारा घर बार, हमारा ठिकाना, सब कुछ तो यही है और हमारे पास तो राशन भी नहीं बचा। और इस घर के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ठिकाना भी तो नहीं है। पिताजी, आप मेरे लिए गुड़िया लेकर आए या नहीं? बेटा, गुड़िया तो मैं तुम्हें बरसात के बाद दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये बड़ी सी किताब लेकर आया हूँ जिसमें तुम अपनी शिकायत लिख सको। तभी उन्हें मोहन चाचा आवाज देते हैं। अरे संजय बेटा, पूरा गांव नदी के उस पार जा रहा है। जब तक बारिश खत्म नहीं होती तब तक हम वहीं रहने वाले हैं। अपना कीमती सामान लेकर हमारे साथ वहाँ चलो। लेकिन हमारा गुजारा वहाँ कैसे होगा? हम क्या करेंगे वहाँ पर? तुम बस अपने घर का कीमती सामान ले चलो। कुछ राशन हो तो वो भी ले लो और वहाँ पर हमारे साथ चलो। इसी में सबकी जानें बचेंगी। वरना अगर नदी और बारिश का पानी हमारे गांव में आ गया तो ना हम बचेंगे और ना हमारे घर बचेंगे। संजय अपने परिवार और कीमती सामान लेकर जा ही रहा था कि शिवानी ने अपने साथ अपनी किताब भी ले ली। बेटा, तुम अपनी किताब मुझे दे दो, वरना तुम्हारी किताब पानी में भीग जाएगी। ठीक है माँ। सारे गांव वाले नदी के उस पार जाकर मिलते हैं और जिसके पास जो हो सकता था वो लेकर नदी के पार चला गया। किसी ने बासी खाना लिया तो किसी ने अपने कपड़े और जेवरात। नदी के तट पर गांव वाले बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। पूरे एक दिन उस तट पर बिताने के बाद न राशन बचा और न ठिकाना। पानी भी समय के साथ साथ भरता ही जा रहा था। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। हमें इसी समय रानी परी से प्रार्थना करनी होगी, जिन्होंने हमारी बहुत बार मदद की है। तब जाकर कुछ उपाय निकलेगा। आखिर इन सब में हमारी कोई गलती नहीं है। हे रानी परी, कृपा करें। हमारे साथ बूढ़े बच्चे भी हैं। कृपा करें, उन बेचारों के प्राण संकट में हैं। उनकी प्रार्थना सुनकर एक बड़ा सा उजाला होता है और रानी परी प्रकट होती है। इस बारिश का कारण स्वयं पृथ्वी के लोग हैं। इसमें मैं तुम पर बारिश रोककर कृपा तो नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें बचा जरूर सकती हूँ। तुम्हारी बेटी के पास एक कागज की किताब है। उस कागज की किताब से
वो जितने भी घर बनाएगी वो बड़े हो जाएंगे और बारिश में भीगेंगे भी नहीं। जैसे ही बारिश खत्म होगी सारे घर समाप्त हो जाएंगे। इतना कहकर रानी परी वहाँ से चली गई और शिवानी ने कई सारे कागज के घर बनाए। जैसे ही शिवानी ने उन्हें जमीन पर रखा, वो देखते ही देखते बड़े से कागज के घर बन गए और सारे सोनपुर वासी कागज के घर में रहने लगे। बारिश अब भी जोरों से चल रही थी। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। इतनी तेज बारिश में हमारे पास खाने को कुछ बचा ही नहीं है। हम क्या बनाकर खिलाएं जिससे बच्चों का पेट भर जाए। फिर संजय मोहन चाचा के कागज की कुटिया में जैसे तैसे चला जाता है। क्या हुआ संजय बेटा, तुम इतनी बारिश में बाहर क्यों घूम रहे हो? क्या बताओ काका, मेरी बच्ची और पत्नी दोनों भूख से कराह रही हैं। अगर हमने खाने का इंतजाम नहीं किया तो संकट न आ जाए। जैसे तैसे अब जाकर बारिश हमारे घरों में नहीं आ रही है, वरना हमारा असली घर भी पानी में डूब चुका होगा। मेरे गांव वाले घर में कुछ चावल और मसाला है, अगर वहाँ जैसे तैसे पहुँच जाए तो कुछ दिनों के खाने का इंतजाम हो जाएगा। मेरे घर पर भी मेरा शहर से लाया हुआ बैग है, अगर हम वहाँ चलकर कुछ व्यवस्था करते हैं तो बहुत भला होगा। कड़कड़ाती बिजली और बारिश में अपनी जान की बाजी लगाकर दोनों अपने बाढ़ में डूबे हुए गांव सोनपुर पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि उनके गले तक पानी भर गया है। यहाँ तो पूरे गले तक पानी भरा हुआ है, कहीं हमारे घर का बचा कुचा राशन भी भीग गया होगा तो हम क्या करेंगे? हमारा यहाँ से लौट जाना ही ठीक है। नहीं, मैंने अपना राशन घर के ऊपर प्लास्टिक की टंकी में रखा हुआ है, अगर हम मेरे घर से वो टंकी ले चले तो हमारा काम बन जाएगा। रुकिए, मैं जाकर ले आता हूँ, आप यहीं ठहरिए। संजय मोहन चाचा के घर जाकर जो घर पानी से आधा भरा हुआ था वहाँ से राशन की टंकी ले आता है। मोहन चाचा और संजय सारा राशन लेकर कागज से गांव पहुँचते हैं। उनके हाथ में राशन देकर पूरे गांव वाले बेहद खुश हो जाते हैं। इस चावल से हम खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं, इससे हम कुछ दिन यहाँ और अच्छे से बिता लेंगे और सबका पेट भी भर जाएगा। पूरे 2 दिन बीतने के बाद बारिश हल्की कम हो जाती है। लगता है बारिश बंद होने वाली है। अगर ऐसा होगा तो हमारा सोनपुर गांव वहाँ जाकर हम फिर से रहने लगेंगे। फिर कुछ ही समय में बारिश बंद हो जाती है और सारे लोग बेहद खुश हो जाती हैं। बारिश के बंद होते ही कागज का गांव रानी परी के कहे अनुसार वहाँ से गायब हो जाता है और सारे अपने गांव सोनपुर पहुंचकर पानी कम होने का इंतजार करने लगते हैं। अरे देखो, कच्चे घर इतने भीगने के बाद भी नहीं भीगे, ये जरूर रानी परी की ही महिमा है। ये अब मैं अपने असली घर में रहूंगी। हाँ बेटा, तुम अब यहाँ पर रहोगी। सारे गांव वाले अपना घर अच्छा पाकर खुशी खुशी सोनपुर गांव में अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सोने चांदी के कद्दू घर के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में दिव्या नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। दिव्या के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। दिव्या और उसके माता पिता को हर छोटी चीजों के लिए तरसना पड़ता था। दूसरी तरफ दिव्या शहर में जादू सीखने वाले एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। फिर एक दिन तेज तूफान की वजह से दिव्या के घर की छत टूट जाती है। टूटी हुई छत ठीक करवाने के लिए दिव्या के माता पिता के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, जिस वजह से
वो तीनों घर के बाहर खुले में ही रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। साथ ही उन दिनों बहुत कड़क ठंड का मौसम चल रहा था। दिव्या तो किसी तरह ठंड बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन उसके माता पिता की उम्र हो गई थी, इसीलिए ठंड की वजह से वो दोनों बहुत बीमार पड़ जाते हैं। हे ऊपर वाले, मेरे घर पर एक के बाद एक नई मुसीबत आ रही है। अब मैं अपने माता पिता का इलाज कैसे करवा पाऊंगी? मेरे पास तो एक भी फूटी कौड़ी तक नहीं है। फिर अगले दिन दिव्या पैसों की मदद मांगने के लिए अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाती है। सर जी, मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। मेरे माता पिता बहुत ज्यादा बीमार हैं। उनके इलाज के लिए मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। इसीलिए आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं कड़ी मेहनत और मजदूरी करके आपके पैसे लौटा दूंगी। दिव्या की ये बात सुनकर प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। क्यों दिव्या, तुझे मैं बेवकूफ लगता हूँ क्या? तूने कई महीनों से कॉलेज की फीस नहीं भरी और मुफ्त में यहाँ जादू सीख रही है। ऊपर से तू मुझे अपने माता पिता की बीमारी का बहाना बनाकर मुझसे पैसे ऐंठना चाहती है। मैं तेरे जैसी चालाक लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूँ। नहीं नहीं सर जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। हम लोग बहुत गरीब हैं। मेहरबानी करके मेरी मदद करिए। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, और वैसे भी मैंने तेरा नाम इस कॉलेज से काट दिया है। कल से तुझे कॉलेज आने की भी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद दिव्या रोते हुए प्रिंसिपल के कमरे से बाहर निकल जाती है। हे ऊपर वाले, ये दुनिया कितनी मतलबी है। मुसीबत के वक्त गरीब की कोई भी मदद नहीं करता। अब मैं अपने माता पिता का इलाज कैसे करवाऊंगी? तभी अचानक कॉलेज के कमरे से दिव्या को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। उस कमरे पर बहुत ही बड़ा सा ताला लगा हुआ था। साथ ही उस पर एक बोर्ड भी लगा था, जिस पर लिखा था कि अंदर जाना सख्त मना है। दिव्या उस कमरे के दरवाजे पर मौजूद शीशे से अंदर झांकने लगती है। वो देखती है कि अंदर सोने और चांदी से बने हुए दो कद्दू बैठे रो रहे थे। कोई हमें यहाँ से बाहर निकालो, वरना वो दुष्ट प्रिंसिपल हम दोनों को जान से मार देगा। ये सुनकर दिव्या के होश उड़ जाते हैं। अरे, ये दोनों कद्दू बोल कैसे रहे हैं? अच्छा, तो हमारे प्रिंसिपल ने इन दोनों बेचारे कद्दू को कैद करके रखा है। मुझे इन दोनों को बचाना होगा। उसके बाद दिव्या कमरे की खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हो जाती है। फिर दिव्या उन दोनों कद्दू को उठाकर कॉलेज से बाहर भाग जाती है। थोड़ी ही देर के बाद दिव्या उन दोनों कद्दू को लेकर अपने माता पिता के पास चली जाती है। तभी अचानक वो दोनों कद्दू दिव्या के हाथ से छूटकर जमीन पर बैठ जाते हैं। देखते ही देखते उन दोनों के शरीर का आकार बहुत ही विशाल हो जाता है और वो दोनों सुंदर से जादुई सोने चांदी की कद्दू घरों में बदल जाती हैं। हम दोनों को आजाद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लड़की। हम जादुई तो सोने चांदी के कद्दू घर हैं। हम इस एहसान के बदले तुम्हारी 2 इच्छा पूरी करेंगे। हमारे घर की छत टूट गई है, क्या तुम हमारे घर को ठीक कर सकते हो? दिव्या के इतना कहते ही चांदी के जादुई कद्दू घर के अंदर से ढेर सारी चांदी बाहर निकलने लगती है। देखते ही देखते वो एक बहुत ही बड़ा सुंदर सा चांदी का घर बनकर तैयार हो जाता है। अरे वाह, मजा आ गया। इतना सुंदर घर तो पूरे गांव में किसी का नहीं है। सुनो, मुझे ढेर सारी दौलत चाहिए ताकि मैं और मेरे माता पिता पूरी जिंदगी ठाठ से रह सकें। अच्छा रुको, मैं अभी तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करता हूँ। इतना कहकर सोने के जादुई कद्दू घर का दरवाजा खुल जाता है और उसके अंदर से हवा में उड़ते हुए ढेर सारे सोने के बिस्किट बाहर निकलने लगते हैं।
थोड़ी ही देर में वहाँ बहुत सारे सोने के बिस्किट जमा हो जाते हैं। अच्छा, अब हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। हमें अपनी जादुई दुनिया में वापस जाना है, ठीक है? इतना कहकर फिर वो दोनों जादुई सोने चांदी के कद्दू हवा में उड़कर वहाँ से अपनी जादुई दुनिया में चले जाते हैं। इस तरह से दिव्या की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है और वो अपने माता पिता का अच्छी तरह से इलाज करवाकर उनके साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।